नमस्कार। आज हम सभी के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि पुनः मुझे विद्यार्थी परिषद BHU साउथ कैंपस ने एक बड़े ही व्यवहारिक विषय के ऊपर अपना मत रखने का मौका दिया है। निश्चित रूप से हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है। बात को अपनी शुरू करने से पहले ईश्वर को, ज्ञान की देवी को, अधिष्ठात्री माँ सरस्वती को वंदना करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करूँगा। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपीण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। मेरे प्यारे बंधुओं, स्वतंत्रता के बाद से ही सोची समझी साजिश के तहत पूरे देश में एक भ्रम फैलाया गया कि जो भी हमारे देश में है वो अंग्रेज़ों के आने के बाद से ही है। भारत वास्तविक देश अंग्रेज़ों के बाद ही बना, उससे पहले तो भारत का कोई अस्तित्व ही नहीं था। इस कारण शिक्षा समेत सारी व्यवस्था को भी अंग्रेज़ों की देन मानी गई। अन्यथा भारत को तो लोग गरीबियों का देश कहते थे, सपेरों का देश कहते थे, अंधविश्वास में विश्वास रखने वालों का देश के रूप में इसकी प्रसिद्धि दे रहे थे। लेकिन बंधुओं, हमें धर्मपाल जी की पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री सभी को पढ़ना चाहिए, जिसमें और स्वयं की बात नहीं लिखी है। ब्रिटिश रिसर्चर की बात को कोट करते हुए, विदेशी लेखक की बात को कोट करते हुए उन्होंने लिखा कि केवल तत्कालीन बंगाल राज्य जब अपनी पुस्तक लिखी 1 लाख से अधिक विद्यालय थे। उस समय पूरे देश में 5 लाख से अधिक विद्यालय चल रहे थे। जब धर्मपाल जी ने उस बात को रखा, उस समय जब 5 लाख विद्यालय थे, यानी 1000 वर्षों के संघर्ष काल को झेलते हुए जब भारत की शिक्षा की यह स्थिति थी, तो उस संघर्ष काल से पूर्व की क्या स्थिति रही होगी। शिक्षा की गुणवत्ता का परिणाम ही था कि चीनी यात्री ह्वेनसांग अपने विदेशी विद्वानों के बताता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को कहीं भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है तो उन्हें भारत की तरफ देखना होगा, उसे भारत की तरफ ही दृष्टि देनी होगी। और भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो अच्छी शिक्षा को प्रदान कर सकता है, अच्छी शिक्षा दे सकता है और देता आया है। बंधुओं, ज्ञान की परंपरा में जब हम देखते हैं तो हमारे 4 वेद, रामायण, महाभारत, उपनिषद, पुराण, गुरु ग्रंथ साहब, त्रिपिटक, अनेक साहित्य मिलते हैं जिन पे आज पूरा विश्व जो है विचार कर रहा है, लिख रहा है, रिसर्च कर रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में नासा को हम बहुत उच्च स्तर का केंद्र मानते हैं, है भी। बहुत अच्छे वैज्ञानिक शोध वहाँ पे होते हैं। आज नासा भी इन ग्रंथों का अध्ययन करके, ट्रांसलेट कराकर और उससे अध्ययन करके अपने अनुसंधान में प्रयोग में ला रहा है। इन ग्रंथों में जिन जिन बातों का वर्णन किया गया है, उन बातों पे वो रिसर्च करने की योजना बना रहा है। भारत की शिक्षा कौन सी थी जहाँ एक नारियों की गौरवशाली परंपरा की लंबी कतार खड़ी हुई दिखती है। इस लंबी कतार में हम अगर नाम लेना शुरू करें तो सीता, द्रौपदी, कर्णगी, गार्गी, मीराबाई, रानी दुर्गावती, महारानी हांडी, सती सावित्री
अरुंधति, अनुसुईया, माँ शारदा, लक्ष्मीबाई, अनेकों नाम आते हैं जो इस देश की गौरवशाली शिक्षा से निकली हुई विदुषियाँ हैं। बंधुओं, अगर विज्ञान के क्षेत्र में ऋषि परंपरा को देखते हैं तो महामुनि कपिल, कणाद ऋषि, सुश्रुत, चरक, भास्कराचार्य, बराहमिहिर, नागार्जुन ऋषि, भारद्वाज, आर्यभट्ट, रामानुज आदि अनेक संपूर्ण भारतीय समाज को गौरवान्वित करने वाले नाम मिलते हैं, जिनका पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व जो है कृतज्ञ है। हम उनके प्रति आज भी कृतज्ञता अर्पित करते हैं। विश्व भी कृतज्ञता अर्पित करता है कि उन्होंने एक ज्ञान की दिशा दिया है, जिनके ज्ञान ने समूचे विश्व को आकर्षित किया, नए अनुसंधान को दिशा दी। ये सभी भारतीय विज्ञान के ध्वजवाहक रहे हैं। उस समय कौन सी शिक्षा प्रणाली थी जब इन लोगों ने इस तरह की शिक्षा की व्यवस्था से निकलकर इतने रीच मार्ग को जो है प्रशस्त करने का काम किया था, रास्ता दिखाने का काम किया था। दुनिया को गिनती सिखाने वाला भारत है, दशमलव का ज्ञान कराने वाला भारत है, दुनिया को चांद पे जाने का मार्ग प्रशस्त करने वाला भी भारत ही है। ज्ञान विज्ञान की किसी भी विधा को ले लीजिए, प्राचीन काल से मार्ग दिखाने का काम हमेशा भारत ने ही किया है। चाहे वो ज्योतिष का क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो, गणित का क्षेत्र हो, योग का क्षेत्र हो, ध्यान का क्षेत्र हो, साहित्य हो, हर क्षेत्र में भारत ने अपने ज्ञान का परचम लहराया है। भारतीय ज्ञान की परंपरा की तरफ देखते ही हमें महान गुरुओं के महान शिष्यों की तरफ भी ध्यान चला जाता है। इन महान गुरुओं और महान शिष्यों में अगर नाम लें तो आज हम सभी युवाओं के प्रणेता विवेकानंद जी को कौन नहीं जानता है। पूरा विश्व जिन्होंने अपनी ज्ञान की परंपरा ज्ञान का डंका विश्व में पश्चिम के देशों के बीच में जाकर, उस विश्व में अमेरिका में जाकर डंका बजाया। बंधुओं, बहुत ही कम लोगों को यह पता होगा कि विवेकानंद जी ने जिस वेदांत का अध्ययन किया था, उस वेदांत के ज्ञान के अनुभव के कारण सन 1900 में विवेकानंद जी को जर्मनी में एक विश्व विज्ञान सम्मेलन, विश्व साइंस कांग्रेस हुआ था। उसमें निकोला टेस्ला नामक जो टेस्ला कंपनी के मालिक हुआ करते थे, टेस्ला कंपनी को आप सभी लोग जानते होंगे, उनके रिक्वेस्ट पे इन्हें कीनोट स्पीकर के रूप में बुलाया गया था। यह संत परंपरा से निकला हुआ व्यक्ति विज्ञान की विद्वानों के बीच में जाकर वेदांत की बात करते हुए उसे विज्ञान के साथ जोड़ता है और ज्ञान की कौन सी परंपरा थी, कौन से विद्यालय से निकला था, ऐसे व्यक्ति के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी को मैं नमन करता हूँ। कौन सी शिक्षा की प्रणाली थी जिसने शिवाजी जैसे व्यक्ति को पैदा किया। समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी को कौन सी शिक्षा दी। कृष्ण के रूप में गुरु संदीपनी ने विद्यार्थी को निकाला जो पूरे विश्व में अपने संस्कार से अपने कीर्ति का पताका फहरा रहे हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, विश्वामित्र और वशिष्ठ ने किस तरीके से इनको तैयार किया था। बहुत दूर को नहीं जाते हैं तो चाणक्य के काल में चंद्रगुप्त जो निकला वो चाणक्य की ही पाठशाला का एक विद्यार्थी था, उनके गुरुकुल का एक विद्यार्थी था। क्या कभी हमने सोचा है कि कौन सी शिक्षा प्रणाली होगी जो इस प्रकार की सोच को रखने वाले, इस प्रकार के विचार को रखने वाले विद्यार्थियों को पैदा करते थे। आज इसमें कमी आई है, तो किस कारण से आई है, हमें उस पर विचार करना पड़ेगा, हमें मनन करना पड़ेगा कि वो गौरवशाली शिक्षा का क्रम कैसी थी। देखा नहीं है, सोच तो सकते हैं इस गौरवशाली शिक्षा को बिगाड़ने के क्रम रहा है। तो हम सभी को योग की तरफ ध्यान देना होगा। योग को मानने वाले लोग हैं, योग में क्रम का बड़ा ही महत्व होता है। बंधुओं, पतंजलि के योग सूत्र में एक वर्णन आता है, क्रम
अन्यत्वम परिणाम अन्यत्वे हेतु। यह अद्भुत सूत्र ब्रह्मांड के हर रूप में अंदर, चाहे वह भौतिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, किसी भी हो, हर स्थान के ऊपर लागू होता है। बंधुओं, एक क्रम रहता है, उस क्रम के कारणों परिणाम घटित होते हैं, और इसका मतलब यह हुआ कि भिन्न भिन्न परिणाम जो होते हैं उसका हेतु कारण है, और वह कारण उसका क्रम है। और मनुष्य परिणाम बदलना चाहता है तो इसका मतलब कि हम गलत दिशा में चल रहे हैं। हमें जिस कारण से, जिस क्रम से इसमें विकृति आई है, उसी क्रम में हमें उसे ठीक करने का प्रयास करना होगा। हमारी शिक्षा में जो वर्तमान परिस्थिति है वो किस क्रम के कारण आई, और जो गौरवशाली स्थिति थी वो किस क्रम से आएगी, उस क्रम के लिए प्रयास नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे तो स्वप्न देखते रह जाएंगे, परिणाम नहीं मिल सकता है। इसके लिए हमें चिंतन करना है, मनन करना है, क्रियान्वयन करने की ज़रूरत है, विचार करना पड़ेगा। वर्तमान शिक्षा के स्वरूप को ठीक करने हेतु हमें बिगड़ने के क्रम को समझकर सुधार करने की ज़रूरत है। इसलिए देखने पर ध्यान में आता है कि 500 वर्ष पहले जब यूरोप के लोग विश्व भर में आना जाना शुरू किए तो पूरे विश्व में एक प्रकार का बदलाव दिखना महसूस होने लगता है, और उनका जो मूवमेंट था, उनका उद्देश्य ही अलग था। भारत में भी जब वे आए तो उनके उद्देश्य अलग थे। उनके उद्देश्यों को मैं अलग अलग आपको बताने का प्रयास करता हूं। पहला उद्देश्य तो यह था कि समृद्धि को लूटना, उसे लूटने के लिए व्यापार शुरू कर दिया उन लोगों ने, व्यापार ठीक से कर सकें इसलिए राज्यों पर अधिसत्ता स्थापित की। दूसरा उद्देश्य था उनका पूरे देश को यूरोपीयकरण करना था, और ये उद्देश्य ही हमें हमारी जड़ से काटने का काम किया था। यूरोपीय ब्रिटिशर अपने इस उद्देश्य में ही सफल हुए थे। और तीसरा उद्देश्य उनका था, जहाँ जाओ वहाँ ईसाईकरण करो। ईसाईकरण करने के लिए उन लोगों ने एक रास्ता अपनाया, वो था सेवा का माध्यम, एक ढकोसला था, और उस ढकोसले के तहत उन लोगों ने सेवा का राह दिखाकर सेवा के रूप में लोगों को जो है आकर्षित करते थे और उनसे धर्म परिवर्तन करते थे। टेरेसा इसका मुख्य उदाहरण है, आपके सामने जानते हैं। टेरेसा के बारे में पढ़ेंगे, उस बहुत बड़ी धर्म परिवर्तक थी, सेवा का ढकोसला रचाती थी। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि उसको जो है हमारे देश में इतना सम्मान दिया जाता है, मदर टेरेसा लोग कहते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है। वर्तमान के 200 साल के इतिहास को अगर देखें तो जब से भारत के अंदर अंग्रेजीकरण की शुरुआत हुई है, उसी दिन से भारत में अंग्रेजीकरण ही नहीं, शिक्षा में आसुरीकरण की भी शुरुआत हो गई। भारत के अंदर अंग्रेज़ों ने शिक्षा के माध्यम से यूरोपीयकरण किया, और उसके प्रमुख रूप से 3 आयाम थे। शिक्षा को सरकारीकरण करना, अर्थात सरकार के हाथ में पूरी शिक्षण व्यवस्था रखना। शासन को कभी भी शिक्षा की सुरक्षा करना काम हुआ करता था, सहायता करना काम हुआ था। शिक्षा को नियंत्रण करना, शिक्षा को संचालित करना काम नहीं था। अंग्रेज़ों ने भारतीय शिक्षा को सरकारी हाथों में सौंप दिया। शिक्षा को नियंत्रित करना शासकों का काम कभी नहीं रहा है, शिक्षा को निर्देशित करना शासकों का काम कभी नहीं रहा है। इसी काल के ब्रिटिश अधिकारियों के सर्वेक्षण के अनुसार एक डाटा मेरे पास आया, वही धर्मपाल जी की पुस्तक में मिलता है। 1882 से 1930 तक भारत में 5 लाख प्राथमिक विद्यालय थे। धर्मपाल जी लिखते हैं कि यह विलियम एडम्स लिखता है कि 400 जनसंख्या में एक विद्यालय था, और फिर भी कोई भी उस विद्यालय में इंस्पेक्शन की व्यवस्था नहीं थी, कोई केंद्रीय बोर्ड की व्यवस्था नहीं थी, ना कोई और व्यवस्था थी जिसके उसको संचालन करने के लिए। समाज ही पोषित विद्यालय था, समाज उसको संचालन करने का काम करता था। देश इसलिए
हमें देश की शिक्षा को अगर स्थापित करना है तो उन बिंदुओं पर विचार करना पड़ेगा कि हम किस तरह से आगे बढ़े कि उस गौरवशाली स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकें। शिक्षा को भारतीय बनाने के लिए इस सिद्धांत पे हमें विचार करना पड़ेगा। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो सबसे पहले उन्होंने 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की। उसके फलस्वरूप पहले तो यहाँ पर ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था स्थापित हो गई थी। ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था को कोऑर्डिनेट, निर्देशित तथा संचालित करने एवं प्रमाण पत्र की व्यवस्था के लिए उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय और मद्रास यूनिवर्सिटी की स्थापना किया। इस प्रकार भारत में ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित कर दिया उन लोगों ने। उन यूनिवर्सिटियों को मॉडल मानकर देश की सारी यूनिवर्सिटी संचालित होने लगी। शिक्षा के ब्रिटिश दृष्टिकोण ने ज्ञान को टुकड़ों में बांट दिया। ज्ञान को टुकड़ों में बांटने का दृष्टिकोण मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। पहले 5 साल एक प्रकार का ज्ञान, 5 से 12 दूसरे प्रकार का, 12 से 17 साल की उम्र में तीसरे प्रकार का हायर एजुकेशन। ऐसा नहीं होता। ऊपर से नीचे तक ज्ञान विविध रूपों में एक ही प्रकार का होता है। आयु के हिसाब से पठन पद्धति बदलती है, ज्ञान के सिद्धांत नहीं बदलते। निरंतरता नहीं टूटनी चाहिए। ज्ञान के सिद्धांत बदल जाने से ज्ञान की निरंतरता टूट जाती है। हायर एजुकेशन को लोअर एजुकेशन की शिक्षा को ओन करना चाहिए, तभी जाकर किसी भी विषय की निरंतरता बनी रह सकती है। उच्च शिक्षा में 3 बातें महत्वपूर्ण है। पहली बात जो है टीचिंग है, दूसरी रिसर्च और तीसरी जो है एक्सटेंशन। इसमें आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी रिसर्च को अगर देखते हैं, टीचिंग को देखते हैं, उसमें भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती है। रिसर्च का मैं उदाहरण प्रस्तुत करता हूं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है। उदाहरण स्वरूप एक प्रमाण को लेते हैं। प्रमाण क्या है, कैसे सिद्ध करते हैं, तो पाते हैं कि भारत में प्रमाण को सिद्ध करने के 3 तरीके होते थे। एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आप्तवचन प्रमाण, अथवा जिसको कि हम शास्त्र प्रमाण भी कहते थे। प्रत्यक्ष प्रमाण को भी मन और बुद्धि का प्रयोग करके निष्कर्ष पे पहुंचते थे, केवल आंखों को देखने पे विश्वास नहीं करते थे। अनुमान प्रमाण को अनुभूति प्रमाण भी कहते हैं। इसका मैं एक आपको उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा। विवेकानंद जी जब रामकृष्ण परमहंस जी से मिलने गए, उनके मन में एक द्वंद्व चला करता था। पिता से पूछते थे, गुरुओं से पूछते थे, स्कूल में पूछते थे कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, ईश्वर कैसा होता है। तब हर व्यक्ति कहता था कि नहीं, मैं तो पूजा पद्धति तो करता हूँ, पूजा पाठ तो करता हूँ, लेकिन ईश्वर को नहीं देखा है। एक व्यक्ति ने उन्हें मार्ग दिखाया और बताया कि आप रामकृष्ण परमहंस जी से मिलिए, वो आपकी इस समस्या का समाधान करेंगे। एक दिन विवेकानंद पहुंच जाते हैं रामकृष्ण परमहंस जी के पास और उनसे भी यही प्रश्न करते हैं कि क्या आप भगवान जी को देखा है आपने। तब रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी से कहा कि हाँ, देखा है, उसी प्रकार देखा है जैसे आपको देख रहा हूँ, उसी प्रकार से बात किया है जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, बल्कि इससे आपसे जिस प्रकार से बात कर रहा हूँ, इससे स्पष्ट दृष्टि में और भी अच्छे तरीके से उनको देखा है और भी अच्छे तरीके से उनसे बात किया है। अगर तुम देखना चाहो तो मेरे बताए हुए मार्ग पे चलोगे तो तुम भी देख सकते हो। यह उनके अनुभूति प्रमाण का ही आत्मविश्वास था। अनुभूति प्रमाण के लिए विवेकानंद जी ने श्रद्धा और उन्हें दर्शन होता है। शास्त्र प्रमाण बुद्धि के स्तर तक पहुंचता है और यूरोपीय ज्ञान कभी भी बुद्धि तक आकर सीमित हो जाता है, परंतु भारत में बुद्धि के लिए भी प्रमाण की लगाते हैं हम। हमारे यहाँ ऋषि शब्द बहुत प्रचलित है। ऋषि दर्शनीय आर्ष दृष्टा है,
जिसको दर्शन मतलब रियलाइजेशन या साक्षात्कार होता है, वह ऋषि है। जिनको अनुभूति हुई हो, बुद्धि के स्तर पर उतरकर जिनको अनुभूति नहीं हुई, परंतु जो बुद्धि द्वारा समझ सकते हैं, उनको समझाने के लिए शास्त्रों की रचना की। व्यवहार जगत के लिए शास्त्र प्रमाण है, जिसे आप्त वचन कहते हैं। भगवत गीता में श्री भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है, तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कायम व्यवस्थित। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके लिए प्रमाण कौन है? तो शास्त्र है। परंतु शास्त्र के लिए प्रमाण कौन है? तो उसके लिए प्रमाण अनुभूति है। आज हमारे रिसर्च ही नहीं, संपूर्ण ज्ञान की संकल्पना से अनुभूति गायब हो चुकी है। हमें तो बुद्ध निष्ठता को अंतिम प्रमाण मानते हैं। चर्चा के दौरान हमारे कई मित्रों ने प्रश्न खड़ा कर दिया, अक्सर खड़ा कर देते हैं कि अनुभूति तो एक बहुत बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है, उसको कैसे प्रमाण माना जा सकता है? इसका उत्तर है, चिंतन करो, मनन करो, रिसर्च करो, अध्ययन करो। अनुभूति के लिए और भी शब्द है, साधना करो, तपस्या करो। लेकिन जैसे ही साधना और तपस्या शब्द को हम लेकर आते हैं, बहुत सारे कई लोगों के बीच में पीड़ा बढ़ जाती है। वो इंटॉलरेंस, असहिष्णुता उनको होने लगती है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। उनकी दृष्टि में साधना और तपस्या शब्द सुनते ही मठ, मंदिर, गुफा, पर्वत, नदी, ध्यान, प्राणायाम, समाधि, योग की तरफ उनका विचार जाने लगता है और सोचते हैं कि यही साधना और तपस्या है। टीचिंग, रिसर्च एंड एक्सटेंशन के क्षेत्र में प्रमाण व्यवस्था को ठीक करना हमारी पहली जिम्मेदारी है, पहली चुनौती है। हमारे जितने भी सांस्कृतिक शास्त्र हैं, धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान आदि जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी सामाजिक व्यवहार के शास्त्र हैं, उनके लिए हमारे आधारभूत सिद्धांत क्या होंगे, उन पे विचार करने की आवश्यकता है। उनके पाठ्यक्रम कैसे होंगे, उनके क्रम कैसे होंगे, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। वर्ष 1900 से 1930 के काल में अनेक विद्वानों ने अपने अध्ययन के फलस्वरूप ज्ञान और विज्ञान की अनेक रचनाएं की, परंतु 1930 से 1947 का समय बौद्धिक जगत ही नहीं, सभी ने, पूरे देश ने एक साथ भारत माता को अंग्रेजों से मुक्त कराने में अपनी पूरी ताकत झोंक दिया। इधर की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। हमारी ज्ञान साधना वहीं पर आकर रुक गई। डॉक्टर हेडगेवार को छोड़कर कोई भी इस दिशा में प्रयासरत नहीं दिखाई पड़ता, विचार करता हुआ नहीं दिखाई पड़ता कि स्वतंत्रता तो मिल जाएगी, परंतु स्वतंत्रता के बाद हमारे देश की व्यवस्था और स्वतंत्र होगी कि नहीं होगी, हम किस व्यवस्था को लेकर स्वतंत्र भारत में आगे बढ़ेंगे, किन मूल्यों और सिद्धांतों पर देश चलेगा, आज इस पर किसी ने कुछ नहीं लिखा, ना ही सोचा। आज उस पर लिखने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, विचारने की ज़रूरत है। लोक शिक्षा की हमारे यहाँ बहुत अच्छी परंपरा रही है। ज्ञान किसानों के पास भी था, ब्याज के पास भी था, गृहिणी के पास भी था, मोची के पास भी था। हमारे यहाँ कभी भी अक्षर ज्ञानी को ज्ञानी नहीं माना जाता था। पढ़ा लिखा केवल अक्षर ज्ञानी नहीं होता था, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं था वो भी ज्ञानी होता था, उससे भी ज्ञान मिलता था, वो भी ज्ञान देता था। इस बात को ध्यान में रखकर एजुकेशन सिस्टम की चिंता करनी पड़ेगी। आयु की विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग रूपों से ज्ञान ग्रहण करना होता है। हमारी परंपरा रही है कि गर्भाधान से 5 वर्ष की जो शिशु अवस्था थी, उसमें किस प्रकार का ज्ञान दिया जाए, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक बच्चे को किस तरह का ज्ञान दिया जाए, उसके बाद उस किशोर अवस्था आदि है, उसमें उसको किस तरीके से पोषित किया जाए। अब शिशु अवस्था में संस्कार होते हैं, तो जिस शास्त्र का सिद्धांत हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं, वह संस्कार शिशु अवस्था में भी देना चाहिए। बाल अवस्था में एक्टिव ओरिएंटेड, एक्सपीरियंस ओरिएंटेड होती है।
इस स्थिति में ज्ञान क्रिया के रूप में देना, अनुभव के रूप में देना चाहिए। और किशोरावस्था विचार चक्र चलता है दिमाग में, स्वतंत्र बुद्धि का विकास हो रहा होता है। तो इस स्थिति में किशोर के मन में विचार आधारित ज्ञान को रूपांतरित करना तथा उसके अंदर दायित्व बोध जोड़कर ज्ञान देने की परंपरा को विकसित करना चाहिए। ज्ञान के तार को क्रम से जोड़ने की ज़रूरत है। प्राथमिक को माध्यमिक से, माध्यमिक को उच्च से, उच्च माध्यमिक से और उच्च शिक्षा को ज्ञान के संपर्क टूटने न पाए, प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक, इसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर प्राथमिक का माध्यमिक, माध्यमिक का उच्च और उच्च माध्यमिक का उच्च शिक्षा से संपर्क अगर टूटेगा नहीं तो व्यक्तित्व का विकास होगा, उसके ज्ञान का विकास होगा, सतत विकास होगा। जो वह बचपन में सोचा था उस दिशा में, जो उसकी पर्सनालिटी थी, वास्तविक व्यक्तित्व था, उस दिशा में उसका ग्रोथ होगा। परिवार शिक्षा का बड़ा महत्व है। व्यक्तित्व विकास भी जरूरी है और व्यक्तित्व विकास के लिए परिवार शिक्षा ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती थी। 60 से 70% शिक्षा घर में होती थी व्यक्तित्व विकास की, और यह गर्भाधान से ही शुरू हो जाता था। आज परिवार में होने वाली शिक्षा के क्षेत्र से पूर्ण रूप से अनुपस्थित है, या यूँ कहें कि परिवार नहीं, परिवार शिक्षा का केंद्र मानना लगभग 2 पीढ़ियों से हमने बंद कर दिया है। हमें यही कारण है कि हमारे संस्कार में गिरावट आई है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि माता प्रथमो गुरु, माता हमारी प्रथम गुरु है, परंतु आज हमने लड़की को माता कैसे बनना, इस बात को सिखाना ही बंद कर दिया। पिता द्वितीय गुरु, पिता माता के बाद द्वितीय गुरु होता है। पिता अपने संतानों को क्या पढ़ाएगा, यह विषय भी पूर्ण रूप से उपेक्षित रह चुका है। अभी भी देर नहीं हुई है। अमेरिका का उदाहरण आपके सामने रखता हूं मैं। 4 जुलाई 1776 को इंग्लैंड से अमेरिका ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। जैसे हमारे यहाँ घाघ भंडरी का नाम सुने होंगे कवि, मौसम के बहुत अच्छे कवि माने जाते हैं, जिसका मौसम पे बड़ा अनुभव रहा है और उन अनुभवों को उन्होंने लिखा। उसी प्रकार से अमेरिका में एक रैल्फ वाल्डो एमर्सन और हेनरी डेविड नामक प्रकृति के कवि प्रसिद्ध रहे। एक बार रैल्फ वाल्डो एमर्सन को 21 अगस्त 1837 में अमेरिका के केपर सोसाइटी के सामने भाषण देने के लिए बुलाया जाता है। रैल्फ वाल्डो एमर्सन को जब भाषण देने के लिए बुलाया गया तो उस समय उसके भाषण का नाम जो था वो अमेरिकन स्कॉलर था। अमेरिकन स्कॉलर का भाषण जब रैल्फ वाल्डो एमर्सन ने दिया तो भाषण को कई लोगों ने सुना, कई ने उसको न्यूज़पेपर में पढ़ा, कई ने उसको मैगजीन में पढ़ा। उसका भाषण बहुत प्रसिद्ध हुआ था, छपा भी, उसको अच्छे खूब लोगों ने पढ़ा। उसी समय अमेरिका में एक बहुत बड़े विद्वान आलोचक हुआ करते थे, उनका नाम था ओहम। रैल्फ वाल्डो एमर्सन के भाषण सुनने के बाद उन्होंने कहा, ओहम ने कहा कि ये जो अमेरिका स्कॉलर नाम का जो भाषण है वह अमेरिका की बौद्धिक स्वतंत्रता की घोषणा है। इट इज़ अ डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिका इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस। अमेरिका अगर 61 वर्ष बाद इस पर विचार कर बौद्धिक स्वतंत्रता की बात कर सकता है तो हमारे लिए भी देर नहीं हुई है। 70 वर्ष बाद 2014 में हमें बौद्धिक स्वतंत्रता पर विचार करने का मौका मिला। हमें भी बौद्धिक स्वतंत्रता पर काम करने की आवश्यकता है। अब मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की बात इसलिए कर रहा हूं कि पाठ्यक्रमों के जरिए आज़ादी के बाद भी देश की संस्कृति, धर्म, महापुरुषों और परंपराओं को अपमानित किया जा रहा था। राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज को काम करना चाहिए, जबकि इसके ठीक विपरीत काम हो रहा था। इस पर काम हुआ ही नहीं, बल्कि कई बार तो सरकारें भी इसके विरोध में दिखाई देती हैं। मैं भी इसका भुक्तभोगी हूँ।
मुझे याद है कि किस प्रकार मेरे ही विश्वविद्यालय ने 2012 में स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती के कार्यक्रम करने पर हमें प्रताड़ित करने का प्रयास किया था। समय आज बदला है। 12 जनवरी अब भी आता है, लेकिन अब सम्मान जाग रहा है। हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करने की आवश्यकता है। बंधुओं, हमारी शिक्षा की कैसी होनी चाहिए, तो उसके लिए कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान मैं आकृष्ट कराना चाहूँगा कि भारतीय शिक्षा को होलिस्टिक होना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कि शिक्षा फिजिकल वेलबीइंग पर ध्यान दे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इस पर ध्यान दिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने अखाड़े की स्थापना की थी, गौशाला की स्थापना की थी। गौशाला आज भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थित है। उन्हीं के संरक्षण में वो काफ़ी अच्छे तरीके से फूलती फलती रही, ताकि बच्चों को शुद्ध दूध मिल सके, देसी गायों का दूध मिल सके और उनका मन और व्यक्तित्व जो है शुद्ध हो सके। दूसरा जो ध्यान रखने की चीज़ है वो भावनात्मक स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए शिक्षा का विकास करना चाहिए। इमोशनल वेलबीइंग शिक्षा होनी चाहिए। आज के समाज में देखिए, आज हम देखते हैं छात्रों के बीच में भावना उनके अंदर से समाप्त होती जा रही है। छात्रावास में पहुंचने के बाद घर और समाज के प्रति उनकी भावना रही नहीं गई है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे मिलते हैं जो घर के प्रति उनकी जो है दृष्टि दूर हो चुकी है। वो घर जाना ही नहीं चाहते। घर से केवल उनके खर्चे का व्यवस्था होता रहे तो वो फिर घर को परित्याग ही कर दें। ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। भावनात्मक जुड़ाव रखने वाली शिक्षा का विकास करना है। तीसरी बात जो है बौद्धिक विकास एवं तार्किक क्षमता के विकास रखने वाली, इंटेलेक्चुअल एंड रेशनल का जो ध्यान रखे, ऐसी शिक्षा का विकास करे। प्रकृति के कोई सौंदर्य पूर्ण उस सौंदर्य को एप्रिशिएट करने की क्षमता, उसके अंदर संबंधात्मक यानी ऋण का कॉन्सेप्ट हो, ऐसी शिक्षा का विकास हो। भारतीय मनीषियों का मानना था कि मनुष्य अपने ऊपर 4 ऋण लेकर आता है, 4 मुख्य ऋण लेकर आता है। इसमें देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और मनुष्य ऋण। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ऋणम हवै जायते यो हस्ति स जायमानसम एवं देवभ्यम ऋषिभ्यम पृथिव्यम मनुष्यभ्यम। सभी मनुष्य ऋण रूप में ही उत्पन्न होते हैं। वह देवों, ऋषियों, पितरों और मनुष्यों को ऋण से उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से 4 ऋणों की चर्चा की गई है। इन 4 ऋणों से मुक्ति ही वास्तविक मोक्ष है, जिसकी चर्चा 4 पुरुषार्थों में की गई जानी चाहिए। हमारे यहाँ साहित्य में मिलता भी है 4 पुरुषार्थों में चर्चा इसका। शतपथ ने इसके बाद इन ऋणों से मुक्ति के लिए उपाय भी बताए हैं। वे उपाय यही कि पंच महायज्ञ, इन ऋणों से मुक्ति ही मनुष्य का ध्येय है। इसके लिए ही वह वेदों में वर्णित पुरुषार्थों का पालन करता है। इसके पुरुषार्थों के पालन से ही उसे मोक्ष या मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए वेद भी स्पष्ट रूप से कहते हैं, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविच्छेद क्षमा एवं त्वायि नान्यथे तेष्यन्ति न कर्म लिप्यते नरे। यानी कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा रखो। यही एकमात्र मार्ग जिसमें मनुष्य कर्मों में लिप्त नहीं होता है। मनुष्य पशुओं से इसलिए अलग है क्योंकि उसके पास नैतिकता है, धर्म है और विज्ञान की समझ है। जो व्यक्ति इनको नहीं मानता वह पशुवत है। चौथी जो बात आती है मॉरल एथिक और अनएथिक, मॉरल एजुकेशन। इसके बीच में फर्क करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। विद्यार्थियों के अंदर इस क्षमता की कमी दिखाई देती है। शिक्षा का एक ये भी उद्देश्य है स्पिरिचुअल, 5वीं जो बात आती है वो आध्यात्मिक, स्वयं से ऊपर उठकर सोचने की क्षमता का विकास। हमें ऐसी शिक्षा का विकास करनी चाहिए जो हमें खुद से अपने आप से ऊपर उठाए और ऊपर उठा के सोचने पे
ले जाए और राष्ट्र हित में, समाज हित में, देश हित में काम करने के लिए हमें प्रेरित करे। वर्तमान में शिक्षा का पुनः भारतीय गौरव स्थापित हो, इस दिशा में विद्यार्थियों के बीच काम करने हेतु हमारे देश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विद्या भारती, भारतीय शिक्षण मंडल, संस्कृत भारती, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, शिक्षा बचाओ आंदोलन तथा शिक्षा संस्कृति उन्यास, प्रज्ञा अधीन चलने वाले अनेकों मंच भारत की शिक्षा को पटरी में लाने का प्रयास कर रहे हैं, सतत प्रयास में लगे हुए हैं। शिक्षा में भारतीयता को लाने के लिए भारतीय शिक्षण मंडल अपने स्थापना काल से ही संगोष्ठियों, परिसंवाद के माध्यम से देश में एक नई ऊर्जा फूंकने का काम कर रहा है। 1986 की शिक्षा नीति से लेकर वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्णय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम भारतीय शिक्षण मंडल ने किया है। अब हमें यह विश्वास हो रहा है, लग रहा है कि भारतीय शिक्षा अपने पुनः गौरव को प्राप्त कर लेगी। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।